प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी व्याकरण की पद परिचय की कक्षा में। अभी तक हम पिछले 2 वीडियोज़ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, काल और कारक पदों का परिचय किस प्रकार देना है ये हम कर चुके हैं। आज हमारा जो पद है जिसका हमने परिचय देना सीखना है उसमें पहला पद है क्रिया। तो जैसे पिछले वीडियोज़ में हम जब हमने व्याकरण के विभिन्न अवयवों को जाना था उसमें हम क्रिया के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो जब हमने क्रियापद का परिचय देना है तो सबसे पहले हमने लिखना है क्रिया का प्रकार, फिर लिंग, फिर वचन, फिर वाच्य और उसके पश्चात क्रिया कौन से काल में हो रही है तथा अंत में क्रिया का वाक्य में अन्य प्रयुक्त शब्दों के साथ क्या संबंध है। यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझेंगे। जैसे राम ने रावण को मारा, और मारा शब्द जो है वो रेखांकित है, मारा पद रेखांकित है। तो इस मारा पद का परिचय जब हम देंगे तो हम जानते हैं कि मारा क्रिया शब्द है और ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। जब आपने क्रिया पढ़ी थी तो आपको भेदों के अंतर्गत बताया गया था कि हमने किस तरह पता लगाना है कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। तो यहाँ पर ये क्रिया सकर्मक है और लिंग है पुल्लिंग और एकवचन है तथा कार्य करने वाला कौन है? कर्ता है राम। तो अर्थात जो कर्ता है उसके द्वारा कर्म किया जा रहा है, क्रिया जो है वो कर्ता के द्वारा की जा रही है, इसलिए यहाँ वाच्य है कर्तृवाच्य। ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं शब्द, इसके विषय में मैं बाद में आपसे बात करूँगी डिटेल में, क्योंकि वाच्य अपने आप में एक पूरा विषय उपविषय है व्याकरण का। परंतु यहाँ मैं थोड़ा सा आपको इसके विषय में बताऊँगी ताकि आप पद परिचय के समय क्रिया का पद का परिचय देते समय वाच्य का उचित प्रयोग कर सकें। अब यहाँ मारा जो है तो काल भूतकाल है और मारा क्रिया का कर्ता कौन है? राम, तथा कर्म है रावण। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि हमने जब क्रिया पद का परिचय देना है तो हमने सबसे पहले क्रिया के प्रकार बतानी है, फिर लिंग बताना है, फिर वचन, फिर वाच्य, फिर काल, उसके पश्चात क्रिया का वाक्य में अन्य प्रयुक्त शब्दों के साथ संबंध। तो ये सारी की सारी हमने यहाँ पर मारा जब क्रिया का पद परिचय दिया तो इन सब का यहाँ हमने ये प्रयोग किया। अब आते हैं वाच्य पर। तो वाच्य जो होते हैं वो होता है बोलने वाला अथवा वाक्य में सूचना का साधन या बोलने का विषय। अर्थात क्रिया जो है उसमें करने में कौन प्रधान है। तो ये 3 तरह के होते हैं वाच्य। इसमें 3 मुख्य होते हैं, कर्ता, कर्म और भाव। तो जो कर्ता जहाँ प्रधान होता है क्रिया में करने वाला वो कर्तृवाच्य कहलाता है, जहाँ क्रिया में कर्म प्रधान होता है वो कर्मवाच्य कहलाता है, तथा जहाँ भाव प्रधान होता है वहाँ पर भाववाच्य कहलाता है। यहाँ उदाहरण दिए जा रहे हैं 3, इनके माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। इसके वाच्य के ऊपर एक पूरा वीडियो मैं तैयार करूँगी, उसको आप ध्यान से देखकर समझिएगा, क्योंकि हमारे विषय के लिए 10वीं कक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपविषय है वाच्य। तो उसके वो हमारा परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत महत्व रखता है। उसके विषय में एक अलग से हम वीडियो तैयार करेंगे। यहाँ पर देखिए कर्ता जो है मतलब काम करने वाला, क्रिया को करने वाला। तो वाक्य में राम पतंग उड़ाता है, तो क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? कर्ता के द्वारा। पतंग जो है उस पर जो कर्म हो रहा है तो कर्म करने वाला कौन है? राम। अब यहाँ देखिए दूसरे वाक्य में पतंग राम से उड़ाई जाती है, इसमें कर्ता पीछे चला गया, कर्म प्रधान हो गया। और तीसरा हो गया राम के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है, यहाँ पर भाव प्रधान हो गया। तो इसके विषय में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम डिटेल में पूरा का पूरा एक वीडियो तैयार करेंगे जिसमें आप इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। अब अगला हमारा जो पद आता है वो है क्रिया विशेषण, जिनको हम अव्यय के अंतर्गत आते हैं या आप समझ जानते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो हमारे पास अगर वाक्य में
पद क्रिया विशेषण है। तो जब हमने उस क्रिया विशेषण का पद परिचय देना है तो उसमें हमने सबसे पहले भेद लिखना है। हम जानते हैं 4 तरह की होती है क्रिया विशेषण। तो पहले तो इन चारों में से जो कोई भेद होगा वाक्य में वो लिखना है और उसके पश्चात कौन सी क्रिया के साथ संबंध है। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। नेहा देर तक सोती रही। तो रेखांकित शब्द है देर तक। अब देखिए देर तक क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। सोती रही क्रिया की विशेषता बता रहा है। सोना क्रिया है और देर तक सोती रही है तो समय बताया जा रहा है और सोना क्रिया है। कितनी देर तक कैसे सोती रही, देर तक सोती रही। तो इसका अर्थ हुआ कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है संबंध बोधक। संबंध बोधक भी अव्यय आता है अभिकारी शब्दों के मध्य। तो हम लोग जानते हैं कि संबंध बोधक के 12 भेद होते हैं। वैसे जैसे पिछले कक्षाओं में जब हमने संबंध बोधक अव्यय के बारे में पढ़ा शुरू में, तो ये हमने विस्तार से इसके भेदों को जाना। परंतु यहाँ पर क्योंकि जब हम पद का परिचय देते हैं तो हमें सभी के सभी भेदों के विषय में लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो आप इसमें यदि आपको पता लग रहा है स्पष्ट कि ये कालवाचक है, स्थानवाचक है, दिशावाचक है, साधनवाचक है, विरोध सूचक है, समता सूचक है, तो आप लिखिए। नहीं तो आप सीधा संबंध बोधक अव्यय भी लिख सकते हैं। तो पहला आपने जब संबंध बोधक का पद परिचय देना है तो सीधा आपने पहली चीज़ बतानी है कि ये संबंध बोधक अव्यय है। और दूसरा बताना है कि किस संज्ञा सर्वनाम से संबंध है, किस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध है संबंध बोधक का। जैसे उदाहरण देखते हैं, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती है। तो यहाँ पर के बिना जो है उसको रेखांकित किया गया है। तो यहाँ जब हमने के बिना का परिचय दिया तो ये संबंध बोधक अव्यय है। और क्या बता रहा है, ये परिश्रम का सफलता के साथ संबंध बता रहा है कि परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती है। अगला है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में भी उसी तरह हमने भेद बताना है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक होता है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक होता है, हमें पता है। और अतएव, इसलिए, लेकिन, जो, जैसा आदि शब्द जो होते हैं वो समुच्चय बोधक के सूचक शब्द होते हैं, इनसे पता चलता है। आप जानते हैं पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य। तो जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें समानाधिकरण समुच्चय बोधक होता है और जो भी हमारे पास मिश्र वाक्य है उनमें व्यधिकरण समुच्चय बोधक लगता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समुच्चय बोधक का जो है पद परिचय देना सीखते हैं। हम मैदान में गए परंतु वहाँ कोई नहीं मिला। तो यहाँ परंतु जो है वो समुच्चय बोधक है। ये एक वाक्य को दूसरे से जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसीलिए ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। जोड़ने का मतलब एक वाक्य अपने आप में पूरा नहीं है, दूसरा वाक्य एक के ऊपर आधारित है। इसीलिए हमें स्पष्ट हो रहा है यहाँ कि ये संयुक्त ना होकर के मिश्र वाक्य है, तो इसलिए ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक का उदाहरण है। आगे है हमारे पास पद यदि विस्मयादि बोधक। तो उसमें जब हमने पद परिचय देना है तो उसमें हमने लिखना है भाव। कोई हर्ष हो सकता है, भाव क्रोध, घृणा, उत्साह, नफरत, हैरानी, जैसे छी, अरे, वाह, कोई भी इस तरह का भाव आ सकता है। उदाहरण देखेंगे, वह क्या सुंदर फूल हैं। तो यहाँ पर जब हमने पद परिचय लिखना है तो वह विस्मयादि बोधक और हर्ष बता रहा है तो हर्ष सूचक है। अगला पद जो है वो निपात। जब हम जानते हैं कि शब्द जब किसी बात पर ज़्यादा भार दर्शाता है तो उसे निपात बोलते हैं। और इसके शब्द होते हैं भी, तो, तक, केवल, ही। जैसे उदाहरण हमारे यहाँ सामने है, जब हम घर पहुँचे तो कुसुम पढ़ रही थी। तुम्हें आज रुकना ही होगा, तुमने तो हद कर दी। तो इन निपात के केस में आपने सिर्फ यही लिखना है कि कौन सा शब्द निपात है। तो मुझे अब पूर्ण विश्वास है कि इस तरह से हमारा पद परिचय का जो अध्याय है वो पूरा होता है और मैं आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसके अभ्यास कार्य करवाऊंगी। यदि किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।